मिश्राज आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और 1857 के रिवोल्ट की इस श्रृंखला में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं 1857 के विद्रोह का विस्तार, यानी कि 1857 का जो विद्रोह है वो भारत के किन किन क्षेत्रों में, किन किन एरियाज में ये मूवमेंट हुए और उसका किस तरह से दमन किया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा। तो उन क्षेत्रों को समझने का प्रयास करेंगे जहां पर ये रिवोल्ट हुए। तो पहले तो इसका बिगिनिंग थोड़ा, इस विद्रोह का जो आरंभ हुआ वो थोड़ा समझ लेते हैं। वैसे पिछली क्लास में भी हमने इसका जिक्र किया है, जहां पर कि हमने 1857 के विद्रोह के कारणों को बताया था। तो उसमें एक तात्कालिक कारण था, इमीडिएट रीजंस थे। उसमें हमने बताया था कि 29 मार्च 1857 को बैरकपुर के सैनिकों ने ब्राउन बेस राइफल, यानी कि पहले जो था वो ब्राउन बेस राइफल का इस्तेमाल किया जाता था, और एक नया राइफल आया था जिसका नाम था एनफील्ड राइफल। और इसके जो कारतूस होते थे, उस कारतूस को खोलने के लिए दांत का इस्तेमाल करना होता था। तो बहुत सारे भारत के ऐसे सैनिक थे जो धर्म और आस्था में उनका बहुत ज्यादा विश्वास था, धर्म और आस्था को मानते थे। तो अब ये अफवाह भी बोल सकते हैं या इसमें सच्चाई भी हो सकती है। तो उन्हें ये लगा कि ये कहीं ब्रिटिश सरकार की या ये जो ब्रिटिश लोग हैं इनकी ये चाल हो सकती है कि ये हमारा धर्म और हमारी जाति को भ्रष्ट करना चाहते। तो ये एक कॉन्सेप्ट बहुत सारे जो सैनिक जो थे उनके दिमाग में धीरे धीरे आते चला गया। तो एनफील्ड राइफल और इसके कारतूस के प्रयोग को लेकर कई जगहों पर सैनिकों ने मना करना शुरू कर दिया। अब सेना का देखिए मुख्य आधार क्या होता है? डिसिप्लिन, अनुशासन होता है। तो जब सैनिकों ने ये एनफील्ड राइफल के प्रयोग और उसके कारतूसों के प्रयोग को मना करना शुरू किया, तो कई जगहों पर जो ब्रिटिश अधिकारी थे उन्होंने दमनकारी नीति अपनाई। और इसी दमनकारी नीति से नाराज होकर मंगल पांडे 34 NI नेशनल इन्फेंट्री के सिपाही थे ये, इन्होंने क्या किया, मंगल पांडे ने गुस्से में आकर डिसिप्लिन जो अनुशासन, जो सेना का अनुशासन था उसको तोड़ते हुए उन्होंने सार्जेंट मेजर ड्यूसन को गोली से उड़ा दिया। यानी कि ये एक तरह से एक शुरुआत थी, विद्रोह की शुरुआत थी। और ये एक उदाहरण भी बन गया कि अगर ब्रिटिश अधिकारी भारतीय सैनिकों का शोषण करेंगे, उनके धर्म को नष्ट करने का प्रयास करेंगे, तो भारतीय सैनिक भी अब ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोल सकते। तो ये एक एग्जाम्पल बन गया। और ये घटना हुई 29 मार्च 1857 को, और बैरकपुर में ये जो है घटना हुई 34 NI नेशनल इन्फेंट्री में। और हुआ ये कि ब्रिटिश अधिकारियों ने इस पर तुरंत कार्रवाई की। यहां पर आप देखेंगे कि इनको फांसी दी जानी थी 18 अप्रैल 1857 को, लेकिन जल्दीबाजी में, आनन फानन में इन्हें 8 अप्रैल 1857 को ही फांसी दे दी गई। क्यों? ये दिखाने के लिए, ये भारतीय सैनिकों को, विद्रोहियों को ये प्रदर्शित करने के लिए कि अगर आपने विद्रोह को आगे बढ़ाया तो आपके साथ भी ऐसा ही व्यवहार किया जाएगा। लेकिन योजना तो पहले ही बन चुकी थी। 31 मई 1857 का जो दिन था वो ऑलरेडी कई जगहों पर जो मीटिंग हुई, कई जगहों पर जो सैनिक थे उन्होंने तय कर रखा था कि हमको ब्रिटिश सैनिकों के खिलाफ विद्रोह तो करना ही है। और एक डेट भी तय कर रखा था, 31 मई 1857। ये गोपनीय था, ये ओपन नहीं था, ये गोपनीय निर्णय था। तो 8 अप्रैल 1857 को जब मंगल पांडे को फांसी दी गई, तो इससे जो भारतीय सैनिक थे, भारतीय जो सैनिक अलग अलग रेजिमेंट में थे, उनके अंदर गुस्सा और भर गया और ज्यादा आक्रोशित हो गए। और इसका परिणाम दिखाई पड़ने लगा। 9 मई 1857 को मेरठ में, 9 मई 1857 को मेरठ में 85 सैनिकों को जेल की सजा इसलिए दे दी गई कि उन्होंने एनफील्ड राइफल और उसके कारतूस को लेने से मना कर दिया। और 85 सैनिकों को, यानी मेरठ के 85 सैनिकों को जेल की सजा सुना दी गई कि भाई उन्होंने जो है ये चर्बी लगे कारतूस जो है उन्होंने लेने से मना कर दिया, क्योंकि ये जो है
अनुशासनहीनता मानते हुए उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की गई। तो 9 मई की ये घटना है और उसी दिन कुछ सैनिक जो है जब कहीं बाहर जा रहे थे तो कई लोगों ने ये कहा कि भाई आप लोग जो है देखिए घूम रहे हैं और आपके कई साथी जेल में बंद हैं, आपको सोचना चाहिए, आपको शर्म आना चाहिए, आपको कुछ ना कुछ करना चाहिए। जब वो वापस आए तो एक छोटी सी मीटिंग की और मीटिंग करके ये तय किया कि हम 31 मई से विद्रोह की शुरुआत नहीं करेंगे, हम तो कल ही से करेंगे, हम विद्रोह की शुरुआत कल से ही करेंगे। और इस तरह से 10 मई 1857 से 10 मई 10 मई 1857 से ही विद्रोह की रूपरेखा तैयार हो गई और विद्रोह की शुरुआत भी हो गई। आप देखेंगे यहाँ पर 10 मई को 85 साथियों को, वो जो लोग थे जो बाहर थे, जो सैनिक मेरठ में, उन्होंने सबसे पहले तो उन 85 साथियों को जेल से मुक्त कराया। फिर मेरठ की 11वीं और 20वीं नेशनल इन्फेंट्री में विद्रोह हो गया। 11वीं नेशनल इन्फेंट्री और 20वीं नेशनल इन्फेंट्री में विद्रोह हो गया। उसके सैनिक भी इन विद्रोहियों के साथ आकर मिल गए और चारों तरफ नारे लगाए जाने लगे, फिरंगियों को मारो, फिरंगियों को मारो। मेरठ में चारों तरफ ये आवाजें आने लगी और दहशत का माहौल तैयार हो गया। इतनी ज्यादा भय का माहौल ब्रिटिश अधिकारियों में और ब्रिटिशर्स में पहले कभी नहीं था, जैसा कि मेरठ में इस विद्रोह के दौरान महसूस किया गया। अब जब ये लोग आगे बढ़े, अब मेरठ पे तो कब्जा कर ही लिया इन्होंने, सैनिकों ने। मेरठ से आगे बढ़े और ये पहुंच गए दिल्ली। नारे लगाए दिल्ली चलो, दिल्ली चलो, क्योंकि दिल्ली तो केंद्र था। वहां जाकर के ये लोग मिले किससे? बहादुर शाह जफर से। वहां बहादुर शाह जफर से मिले। बहादुर शाह जफर उस समय काफी बुजुर्ग हो गए थे, लेकिन उनकी प्रतिष्ठा थी, क्योंकि मुगल वंश के शासक के रूप में उनकी जो है प्रतिष्ठा थी। मुसलमानों में भी, हिंदुओं में भी उनकी इज्जत थी। तो ये तय किया गया कि क्यों ना बहादुर शाह जफर भले ही युद्ध डायरेक्टली नहीं लड़ पाएंगे, लेकिन जो समाज में उनकी प्रतिष्ठा है उसको ध्यान में रख के इन्हें नेता बना दिया जाए। और दिल्ली में बहादुर शाह जफर को नेता बनाते हुए बख्त खां को सैनिक नेतृत्व देते हुए, इनके जो सपोर्टर थे बख्त खां, उनको सैनिक नेतृत्व देते हुए दिल्ली पर इन विद्रोही सैनिकों ने अधिकार कर लिया। तो पहले मेरठ और फिर अब दिल्ली पर भी अधिकार हो गया। लेकिन जब दिल्ली पर अधिकार हुआ तो ब्रिटिश जो अधिकारी थे वो बौखला गए, नाराज हो गए और उन्होंने जो है काउंटर अटैक किया, उन्होंने आक्रमण शुरू किए। क्या किया उन्होंने? तो उन्होंने देखिए पंजाब से सेना बुलाई। अब यहां पर यह मैसेज भी आपको समझना पड़ेगा कि देखिए एक तरफ जहां बैरकपुर यानी कि कलकत्ता यानी कि बंगाल, मेरठ यानी कि उत्तर प्रदेश, दिल्ली जैसा कि आप जानते हैं, वहीं आगे जब देख रहे हैं तो पंजाब के जो लोग हैं, पंजाब के जो सैनिक हैं, वो ब्रिटिश सरकार की मदद कर रहे हैं और उन्होंने इसी फूट का लाभ उठाया। विद्रोहियों को पंजाब से सेना बुलाकर सितंबर 1857 में पुनः दिल्ली पर अधिकार कर लिया। तो जब हम इसकी विफलता यानी 1857 की जो विफलता की जब बात करेंगे तो वहां पर हम ये जिक्र करेंगे कि आखिर ये विद्रोह विफल क्यों हुआ। क्योंकि एक तरफ जहां मेरठ के सैनिक विद्रोह कर रहे हैं, वहीं पंजाब के सैनिक ब्रिटिश सरकार के साथ मिलकर जो है उनका दमन कर रहे हैं। तो हम आपस में जो है एकजुट नहीं हो पाए। ये एक बेसिक रीजन है हमारी विफलता का और आज भी ये कमी हमें दिखाई पड़ती है कई जगहों पर। तो ये हमें सीखना और समझने की जरूरत है। तो यहाँ पर फिर से एक वापस आ गए ये लोग और इसमें हुआ ये कि जब दिल्ली में संघर्ष हुआ तो एक ब्रिटिश अधिकारी जिनका नाम है जॉन निकलसन जो है ये मारे गए। लेकिन जब जॉन निकलसन मारे गए तो उन्हीं के सहयोगी लेफ्टिनेंट हडसन ने जो है बहुत ही प्रतिक्रियात्मक रिएक्टिव एक्शन लिया। देखिए क्या किया इन्होंने, जो बहादुर शाह जफर के जो दो पुत्र थे, मिर्जा मुगल और मिर्जा ख्वाजा सुल्तान, उनकी
तो हत्या कर ही दी, साथ में उनके पोते अबू बकर को भी गोली मरवा दी। तो मतलब यह है कि अब मुगल बादशाह का जो अंतिम शासक था, जिसको बनाया बहादुर शाह जफर, उसके बाद का कोई वंशज ही नहीं रहेगा। तो ये बड़े ही चालाकी से इनके सारे वंशजों को समाप्त कर दिया। समझ रहे ना? तो इस तरह से ये भी एक रणनीति थी ब्रिटिश जो है अधिकारियों की। तो यहां पर दिल्ली की बात होगी। अब दिल्ली से आगे बढ़ते हैं लखनऊ। लखनऊ में थी उस समय बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल ने वहां पर लखनऊ में विद्रोहियों का नेतृत्व किया। बेगम हजरत महल ने विद्रोहियों का नेतृत्व किया, लेकिन वहां पर एक ब्रिटिश अधिकारी आ गया, हैवलॉक और आउट्रम। हैवलॉक और आउट्रम इन्होंने क्या किया, लखनऊ में विद्रोह का दमन किया। लखनऊ में विद्रोह का दमन का प्रयत्न किया, सफल नहीं हुए, पूरी तरह सफल नहीं हुए, क्योंकि बेगम हजरत महल के साथ भी काफी सैनिक थे और उन्होंने बड़ी बहादुरी के साथ ब्रिटिश सेना का मुकाबला किया। तो फिर कॉलिन कैंपबेल ने क्या किया कि गोरखा रेजिमेंट की मदद ली। गोरखा रेजिमेंट की मदद ली। गोरखा रेजिमेंट फिर किसके साथ चला गया, ब्रिटिश सैनिकों के साथ, ब्रिटिश अधिकारियों के साथ। फिर अलग हो गए हम लोग। एक तरफ देखिए पंजाब रेजिमेंट, दूसरी तरफ गोरखा रेजिमेंट, यानी हमारे बीच के ही लोग इस आंदोलन, इस विद्रोह में शामिल होने के बजाय दमन करने में शामिल हो गए। ये हमारी एक तरह से 1857 के विद्रोह की असफलता का एक बड़ा कारण है। ये कह सकते हैं कि संगठनात्मक एकता का अभाव हो सकता है, जिसके कारण से ये कमियां नजर आई। कम्युनिकेशन का अभाव भी हो सकता है, जो कम्युनिकेशन था उसका अभाव भी हो सकता है। तो इस तरह से यहां पर देखिए गोरखा रेजिमेंट की मदद से क्या हुआ कि इन्होंने मार्च 1858 में लखनऊ पर भी अधिकार कर लिया। तो पहले थोड़ी सफलता मिली बेगम हजरत महल को, लेकिन ज्यादा दिनों तक सफलता मिल नहीं पाई। वो जो है फिर वापस ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ पर अधिकार कर लिया। आगे बढ़ते हैं। 5 जून 1857 को नाना साहब, जिनका एक्चुअल नाम है धोंदू पंत, नाना साहब धोंदू पंत के नाम से, बेसिकली उनका मूल नाम धोंदू पंत था, लेकिन प्रचलित नाम उनका नाना साहब पेशवा है। तो इनको क्या हुआ कि इनको पेशवा घोषित कर दिया, इनको पेशवा घोषित कर दिया। और कानपुर पर, कानपुर में जो है विद्रोह किया। कानपुर का विद्रोह बहुत जबरदस्त हुआ, नाना साहब का नेतृत्व था और तात्या टोपे ने उनकी मदद की। तात्या टोपे मतलब रामचंद्र पांडुरंग, तात्या टोपे का वास्तविक नाम है रामचंद्र पांडुरंग। तो तात्या टोपे और नाना साहब ने मिलकर कानपुर पर अधिकार करके जो है विद्रोहियों को जबरदस्त समर्थन किया और इससे विद्रोह को काफी मजबूती मिली। कानपुर जो है उसने विद्रोह को काफी मजबूती दी। लेकिन फिर यहां पर एक ताकतवर जो है विरोधी 6 सितंबर 1857 को कैंपबेल के नेतृत्व में, इन द लीडरशिप ऑफ कैंपबेल के नेतृत्व में कानपुर पर पुनः अधिकार कर लिया। अब देखिए पहले कानपुर पर विद्रोहियों ने अधिकार किया, लेकिन ज्यादा लंबे समय तक हम उसे कायम नहीं रख सके, क्योंकि हमारे पास उतने संसाधन नहीं थे, उतने सैनिक नहीं थे, नियंत्रण करने की क्षमता का अभाव था, ट्रांसपोर्टेशन नहीं था, कम्युनिकेशन नहीं था। तो कई ऐसे कारण थे जिसके कारण ये जो है ये ब्रिटिश अधिकारी, ब्रिटिश लीडरशिप हमारे ऊपर भारी पड़ी और इन्होंने उस पर नियंत्रण कर लिया। आगे बढ़ते हैं। 4 जून को चलिए झांसी का जो विद्रोह है ये 4 जून 1857 को शुरू हुआ। झांसी का विद्रोह 4 जून 1857 को शुरू हुआ। रानी लक्ष्मीबाई वहां की शासिका थी, रानी लक्ष्मीबाई। अब रानी लक्ष्मीबाई का गुस्सा ये था कि जो गंगाधर राव, रानी लक्ष्मीबाई के जो पति थे, उनकी मृत्यु हो गई थी। रानी लक्ष्मीबाई के पति गंगाधर राव की मृत्यु हो गई थी और उनके दत्तक पुत्र थे दामोदर राव। तो जो दत्तक पुत्र थे उनको शासक बनने नहीं दिया जा रहा था ब्रिटिश सरकार की नीतियों के कारण। तो झांसी की रानी जो है बहुत गुस्से में थी और उन्होंने तात्या टोपे के सहयोग से अंग्रेजों की हालत खराब कर दी और झांसी पर तो अपना अधिकार शुरुआती तौर पर कर ही लिया।
ठीक, झांसी पर अधिकार करने के बाद क्या होता है, वहां से वो लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि थोड़े समय बाद ही झांसी पर जो है हीरोज और उनके अधिकारियों ने जो है कब्जा करने की कोशिश की। इस प्रोसेस में झांसी की रानी को वहां से मूव करना पड़ा और वो गई ग्वालियर। ग्वालियर में तात्या टोपे के साथ मिलकर उन्होंने जो है वहां पर भी शासन जो है स्थापित करने की कोशिश की। यहां पर जो शासन था उस समय वो थे सिंधिया जी का। सिंधिया यानी जीवाजी राव सिंधिया थे उस समय। तो अब इनको सहयोग करना चाहिए था, विद्रोहियों के साथ सहयोग करना चाहिए था, लेकिन ये जो सिंधिया महोदय थे इन्होंने सहयोग करने के बजाय, विद्रोहियों को सहयोग करने के बजाय वहां से पलायन कर गए, चले गए आगरा। और किसकी मदद कर रहे थे वो मदद कर रहे थे ब्रिटिश अधिकारियों को मदद कर रहे थे, और इस तरह से ब्रिटिश अधिकारियों को बड़ी ताकत मिल रही थी। तो देखिए, लेकिन ये दोनों ने मिलकर, यानी कि झांसी की रानी और जो तात्या टोपे थे उन्होंने मिलकर ग्वालियर पर भी अधिकार कर लिया। लेकिन अल्टीमेटली फिर ये होता है कि ह्यूरोज जो है ये जो है बड़ी ताकत के साथ आता है और जून 1858 में ग्वालियर पर और अप्रैल 1858 में, मतलब थोड़ा पहले अप्रैल 1858 में, इसीलिए इनको जो है अप्रैल में मूव करना पड़ा ग्वालियर की तरफ, और फिर लेकिन ज्यादा दिनों तक वहां पर वो शासन कर नहीं पाए। जून 1858 में हीरोज ने जो है वो ग्वालियर पर भी अधिकार कर लिया। तो विद्रोह कहां तक पहुंच गया, जो बैरकपुर की घटना से शुरू हुई, मेरठ और दिल्ली के बाद हम लोग कहां पहुंचे थे, देखिए लखनऊ से हम लोग आगे बढ़ के कहां पहुंचे, इसके बाद झांसी, और अब हम लोग पहुंच गए कहां पर, ग्वालियर, है ना। अब ग्वालियर से आगे बढ़ते बरेली में ये सब जो चीजें हैं, जैसे कि बरेली में खान बहादुर खान ने स्वयं को नवाब घोषित कर दिया। उन्होंने भी कोशिश की कि भाई हमने स्वयं को नवाब घोषित कर दिया तो अब हमारा शासन रहेगा, हम ही शासन चलाएंगे, ब्रिटिश अधिकारियों को जो है हम भगा देंगे, लेकिन ज्यादा दिनों तक ये पूरा नहीं हो पाया। हडसन के नेतृत्व में जो है बरेली पर फिर से ब्रिटिश अधिकारियों का, ब्रिटिश शासकों का अधिकार हो गया। तो यहां पर ध्यान ये रखना पड़ेगा कि बरेली में भारतीय सैनिकों का नेतृत्व किसने किया, तो खान बहादुर खान ने, और ब्रिटिश अधिकारियों का नेतृत्व किसने किया, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा हडसन ने। बिहार में भी एक जगह है जगदीशपुर, यहाँ के शासक हैं जमींदार कुंवर सिंह, है ना। इन्होंने विद्रोह का झंडा फहराया और ये जो है बिहार से बाहर निकल करके ब्रिटिश सरकार को जो है चुनौती दी, और इनका लेकिन ज्यादा लंबे समय तक ये भी टिक नहीं पाए। विलियम टेलर और विंसेंट आयर ने मिलकर इनके विद्रोह को कुचल दिया। तो जगदीशपुर, कुंवर सिंह और इनके विद्रोह को कुचला, जिसका नाम है विलियम टेलर एंड विंसेंट आयर। फिर हम लोग गए इलाहाबाद और बनारस। इलाहाबाद और बनारस जो है, इसमें जो भारतीय नेतृत्व था वो था लियाकत अली जी का। लियाकत अली जी ने क्या किया, विद्रोह का नेतृत्व किया, लेकिन बहुत जल्दी ही जो है कर्नल नील ने इस विद्रोह को भी कुचल दिया। फिर बात करते हैं फतेहपुर में अजीमुल्लाह ने जो विद्रोही लोग थे, जो विद्रोही सैनिक थे, उनका सम्मान किया, उनका सहयोग किया, और उनकी मदद से फतेहपुर में अजीमुल्लाह ने अधिकार कर लिया। लेकिन ज्यादा लंबे समय तक वो भी नहीं टिक पाए। जनरल रेनार्ड ने विद्रोह का दमन कर दिया। फिर चलते हैं फैजाबाद में थे मौलवी अहमदुल्लाह ने विद्रोहियों का नेतृत्व किया, और कर्नल नील ने यहां पर भी विद्रोह का दमन कर दिया। ठीक, अब मध्य प्रदेश में भी लगभग सारे जिले जो हैं वो विद्रोह में शामिल थे। तो जब हम मध्य प्रदेश वाले हिस्से में जाएंगे, 1857 का रिवोल्ट मध्य प्रदेश में, तो वहां पर हम विस्तृत रूप से आपको बताने वाले हैं कि किस जिले में किस तरह से 1857 के रिवोल्ट के समय जो है मूवमेंट हुए थे, उसकी लीडरशिप कौन थी, उस पर विस्तृत चर्चा होगी। यहां पर मैं संक्षेप में आपको बता देता हूं। जैसे देखिए, सागर क्षेत्र में बखत वली और मर्दन सिंह जो थे, इन्होंने जो
जो है 1857 के रिवोल्ट के दौरान नेतृत्व किया। ग्वालियर में झांसी की रानी और तात्या टोपे ने किया। जबलपुर में शंकर शाह और रघुनाथ शाह ने किया। मंडला रामगढ़ जो है वहां पर अवंतीबाई ने, मध्य प्रदेश में भी 1857 के रिवोल्ट के दौरान नेतृत्व प्रदान किया। अब ये देखिए कि ये जो विद्रोह है, वैसे तो कायदे से ये पूरे देश में एक समान रूप से होना चाहिए, तभी तो हम ब्रिटिश शासन को हटा पाते, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। जब आप मैप में जाएंगे तो आप, ये मैंने एक सांकेतिक मैप बनाया है सिर्फ समझने के लिए, तो देखिए कहां कहां विद्रोह होता है। मेरठ, दिल्ली, अवध, लखनऊ, कानपुर, बिहार, बंगाल को ले सकते हैं, इधर झांसी, थोड़ा मध्य प्रदेश का हिस्सा यानी ग्वालियर और मध्य प्रदेश का हिस्सा, राजस्थान का थोड़ा सा हिस्सा अलवर वगैरह में जो है ये विद्रोह होता है। तो क्या पता चलता है इससे, इस विद्रोह का जो विस्तार है, इस विद्रोह का जो प्रसार है वो बहुत ज्यादा नहीं हो पाया। बहुत सारे क्षेत्र जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, ये जम्मू कश्मीर का क्षेत्र हो गया, राजस्थान का बड़ा एरिया, गुजरात का एरिया, दक्षिण भारत का एरिया, इस विद्रोह से अछूते रहे, इस विद्रोह में शामिल नहीं हो पाए। इसी का फायदा ब्रिटिश अधिकारियों ने उठाया। तो जब हम विद्रोह की असफलता की बात करेंगे तो वहां इसे जिक्र करेंगे। अब ये जो पूरा टॉपिक आपने विस्तार का देखा है, वो विस्तार इस मैप में आपको समझ में आ रहा होगा। तो क्या देखा हमने, देखिए दिल्ली में बहादुर शाह जफर और वक्त का, दिल्ली में बहादुर शाह जफर और वक्त का, और इनका जो इन ब्रिटिश नेतृत्व था वो था निकलसन और हडसन का। इस पर क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि दिल्ली में भारतीय जो सैनिक थे, विद्रोही थे, उनका नेतृत्व किसने किया, और इस विद्रोह का दमन करने वाले जो ब्रिटिश अधिकारी थे वो कौन थे। कानपुर में जाएंगे तो नाना साहब और तात्या टोपे, लेकिन इसका नेतृत्व का दमन किसने किया, तो कैंपबेल ने किया। अगर लखनऊ में जाएंगे तो भारतीय विद्रोहियों का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया और ब्रिटिश नेतृत्वकारी थे कैंपबेल। झांसी और ग्वालियर में देखेंगे तो भारतीय विद्रोहियों का नेतृत्व किया लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे ने, लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे ने, और इसका दमन जो ब्रिटिश अधिकारी ने किया उसका नाम था ह्यूरोज। ह्यूरोज ही वो व्यक्ति हैं जो झांसी की रानी के बहादुरी से इतने प्रभावित हुए कि वो कहते हैं कि ये भारतीय क्रांतिकारियों में एकमात्र मर्द है, भारतीय क्रांतिकारियों में एकमात्र मर्द हैं, ये कहने वाले व्यक्ति ह्यूरोज ही हैं। फिर झांसी ग्वालियर से आगे बढ़ते हैं, देखिए इलाहाबाद में जाएंगे, इलाहाबाद और बनारस लियाकत अली ने प्रयास किया, विद्रोहियों को नेतृत्व देने का प्रयास लियाकत अली ने किया, और जो इस नेतृत्व को, इस विद्रोह को दबाया उनका नाम था कर्नल नील। अब इसके आगे बढ़ते हैं, जगदीशपुर बिहार, जहां पर भारतीय जो विद्रोही हैं उनका नेतृत्व कुंवर सिंह कर रहे हैं बड़ी बहादुरी से, लेकिन दूसरी तरफ टेलर और विंसेंट आयर, टेलर और विंसेंट आयर ने जो है बड़ी ही निर्ममता से कुंवर सिंह के इस विद्रोह को कुचल दिया। बरेली में खान बहादुर खान ने जो है भारतीय विद्रोहियों का नेतृत्व किया शानदार ढंग से, लेकिन हडसन ने उस विद्रोह को कुचल दिया। फैजाबाद में जाएंगे तो मौलवी अहमदुल्ला ने, लेकिन इन विद्रोहियों को कुचलने का काम किया कर्नल नील ने। फतेहपुर जाएंगे तो वहां पर भारतीय विद्रोहियों का नेतृत्व किया अजीमुल्लाह ने, जबकि ब्रिटिश अधिकारियों का नेतृत्व, ब्रिटिश सैनिकों का नेतृत्व कर रहे थे जनरल रेनार्ड। तो यहां पर भारत में 1857 का जो रिवोल्ट है वो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि इसका विस्तार भले ही भारत के एक छोटे हिस्से में हो। छोटे हिस्से से मतलब क्या है, देखिए उत्तर प्रदेश का क्षेत्र, बिहार का क्षेत्र, बंगाल का कुछ क्षेत्र, राजस्थान का कुछ क्षेत्र और दिल्ली का क्षेत्र और साथ ही साथ इधर मध्य प्रदेश का क्षेत्र, ये सक्रिय रूप से ये जो है 1857 के रिवोल्ट में भागीदारी करते हैं। लेकिन भले ही भारत के एक बड़ा हिस्सा इसमें शांत रहा हो, लेकिन उसके बावजूद भी इस विद्रोह की खासियत ये रही कि 1857 के इस रिवोल्ट के बाद ब्रिटिश सरकार को अपनी नीतियों में बड़ा परिवर्तन करना पड़ा। यहां तक कि ईस्ट इंडिया कंपनी का अस्तित्व ही समाप्त करना
पड़ा, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है इस रिवोल्ट को। तो कई बार इतिहासकार जब इस पे चर्चा करते हैं कि ये जो रिवोल्ट था इसमें पूरा भारत इसमें शामिल नहीं था, भारत के सभी हिस्से के लोग शामिल नहीं थे, जब इस विद्रोह की असफलता की चर्चा करते हैं तो उसमें ये जिक्र करते हैं कि ये विद्रोह जो है यह आंशिक या क्षेत्रीय विद्रोह था। लेकिन मेरा यह सोचना है कि जो विद्रोह होता है उस परिस्थिति में विद्रोह, जब कम्युनिकेशन के साधन नहीं थे हमारे पास, जब ट्रांसपोर्टेशन के साधन नहीं थे हमारे पास, जब हमारे पास कोई एक नेतृत्वकारी, एक राष्ट्रीय नेतृत्वकारी व्यक्ति नहीं था, उन परिस्थितियों में सैनिकों ने और उस समय की देश की जनता ने, जमींदारों ने, शासकों ने जिस तरीके से ब्रिटिश सरकार का विरोध किया, जिस तरीके से ब्रिटिश जो अधिकारी थे उनकी गलत नीतियों का विरोध किया, उस का उदाहरण विश्व में और किसी भी जगह पर देखने को नहीं मिलता है। यही खासियत है इस रिवोल्ट की। अगली क्लास में हम आपसे चर्चा करेंगे 1857 के रिवोल्ट के असफलता के कारण क्या थे और उसके बाद हम उसके परिणामों पर भी आपसे चर्चा करेंगे। लेकिन मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि बहुत सारे अभी महत्वपूर्ण जानकारी इसमें आने वाली है, खासकर मध्य प्रदेश में 1857 रिवोल्ट पर एक विस्तृत चर्चा होगी। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हो सके तो शेयर, कमेंट और लाइक भी करिएगा। आप सभी को धन्यवाद।